मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के सामाजिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हम लोग आपके लिए सभी विषय के शानदार शानदार क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे क्लास जिससे कि सीधे सीधे इस साल के 2022 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए। तो इस क्रम में हम लोग काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हर जगह पूरे यूट्यूब पे ऑनलाइन जहाँ पे आप पढ़ें सिर्फ ऑब्जेक्टिव की चर्चा हो रहा है। हम लोग भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी शानदार हो चुका है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव नहीं बनाते, जैसे सोशल साइंस की हम लोग बात करें, तो आप ऑब्जेक्टिव से सिर्फ 40 अंक ही ला सकते हैं। लेकिन आपको बनना है टॉपर, आपको लाना है 80 में 80 और 20 अंक प्रैक्टिकल मिलाकर आपका हो जाएगा 100 में 100 सामाजिक विज्ञान में। तो इसके लिए जो आप 40 अंक ऑब्जेक्टिव तैयार कर चुके हैं, तो इसके साथ साथ आपको ये सुनिश्चित करना है कि सब्जेक्टिव जो ये 40 अंक है ये भी आपका कंप्लीट हो। तो सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा आज के वीडियो में करेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं और सिर्फ गेस प्रश्न की बात करेंगे। वैसे प्रश्न जो इस साल के सीधे सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ठीक है सर, हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में काफी सेगमेंट है, जैसे कि हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आपदा प्रबंधन है। तो हम लोग इसमें से किसकी बात करेंगे? तो सभी से। आप जानते हैं सभी का आपका कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका अंक कम आ जाएगा। आपको हिस्ट्री से कुछ प्रश्न बनाना होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो हम लोग सभी आपके पांचों खंड से जो सबसे वीवीआई प्रश्न है, सबसे गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस साल पूछा जा सकता है, उन्हीं प्रश्न को समझेंगे। तो यहां से एक एक प्रश्न को ध्यान से अंत तक सिर्फ आप सुनिएगा, आपको सुनकर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके हिस्ट्री के पहला सब्जेक्टिव प्रश्न इस साल के लिए महत्वपूर्ण। सीधे हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद क्या है? प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस साल के लिए वीवीआई में शुरू में बोल दिया सिर्फ हम लोग गेस प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर आप किस रूप में लिखेंगे। तो राष्ट्रवाद का उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो परस्पर प्रेम, भाईचारा और एकता को स्थापित करती है। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को उन्नत बनाया। नेपोलियन के आक्रमण ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रशस्त किया। आप जानते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री के बुक की शुरुआत हो रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। वहीं आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म आखिर में है क्या? तो राष्ट्रवाद देखिए क्या है कि किसी विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश में या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना अर्थात की फीलिंग है, जिसके आधार पर हम लोग परस्पर आपस में प्रेम, भाईचारा और एकता को स्थापित करते हैं। राष्ट्रवाद के काफी उदाहरण है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझे तो मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे आप बिहार के किसी भी प्रांत से हो, आप यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, लेकिन इस सब से ऊपर जो हम लोग को एक सूत्र में बांध के रखा है वो क्या है कि वी आर इंडियन, कि हम लोग इंडियन है, भारतीय हैं। तो ये भारतीयता का क्या है? फीलिंग है, हमारा भावना है। यही क्या है? राष्ट्रवाद। और ये विभिन्न तरह के हो सकता है, जैसे सांस्कृतिक स्तर पे हो सकता है, हम सभी लोग भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, तो ये भी एक तरीका का राष्ट्रवाद है। सामाजिक स्तर पे हो सकता है, भौगोलिक स्तर पे हो सकता है, तो इसे ही बोलते हैं राष्ट्रवाद। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। एक एक बात को बिल्कुल विस्तार में हम लोग सीखेंगे, भले ही एसएसटी है, लेकिन अगर अंत तक आप क्लास को देखेंगे तो आपको एक एक प्रश्न याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं उत्तर इसलिए लिखकर बता रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इसी रूप में आपको उत्तर लिखना है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। चलिए, राष्ट्रवाद आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न फिर हिस्ट्री से है। कह रहा है अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। आपके लिए गेस प्रश्न जो किया गया, जो इस साल पूछा जाएगा पेपर में, उसी प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये प्रश्न आएगा अक्टूबर क्रांति, तो आप याद भी किए होंगे, तो एक बार चलिए इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। आपको इसी रूप में इसका उत्तर लिखना है कि बोल्शेविकों ने 7 नवंबर 1979 ईस्वी को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, बैंक, कचहरी एवं प्रशासकीय भवनों पर अधिकार कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों की सरकार रूस में स्थापित हुई। पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसमें 7 नवंबर 1979 ईस्वी की बात है, कि रूस में आपके पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, बैंक, कचहरी, प्रशासकीय भवन अर्थात के जितने भी सरकारी भवन थे, सब पर बोल्शेविकों के कब्जा हो गया। जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति चल रहा है, और वहां पे लेनिन
के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार रूस में स्थापित हो गई। इसी क्रांति को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। तो कहिएगा सर तो 7 नवंबर का घटना है, अक्टूबर क्रांति क्यों कहेंगे? क्योंकि रूस में एक और कैलेंडर, पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर की थी। देखें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 अक्टूबर 1917 की थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको अंत तक अगर क्लास में बने रहेंगे तो याद हो जाएगा। ध्यान से सिर्फ मेरे बात को सुनिए और समझिए, उससे भी ज्यादा बेनिफिट उठाना है क्योंकि सभी गेस प्रश्न है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखते चलिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्णन करें। आप सोच पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सेट किया गया है, तो इसका आंसर आपको इसी तरह लिखना है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर बिल्कुल इसी तरह लिखेगा, आपको अच्छा अंक मिलेगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉकेट, यहाँ पे रॉकेट नहीं है, क्या है? रॉलेट। रॉलेट एक्ट इन्हीं के नाम पे पड़ा था। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने एक विशेष न्यायालय गठित करने का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है। ऐसे मुकदमों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं किया जा सकता था। इतना आप लिख देंगे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा? रॉलेट एक्ट क्या था? तो भारत में जब 1857 की क्रांति होता है, उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में लगातार बढ़ती गई। इसको देखते हुए एक जज थे, न्यायाधीश थे आपके ब्रिटिश काल के सिडनी रॉलेट, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कैसे हम क्रांतिकारी गतिविधियों पर इंडिया में अंकुश लगा सकते हैं? तो उस कमेटी ने कहा कि एक न्यायालय बनाइए और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी ठोस सबूत के, उस पर प्रमाण भी नहीं है कि क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त है, लेकिन अगर अंग्रेजों को शक है कि यह हमारे विरुद्ध आंदोलन की साजिश कर रहा है या कहीं पे कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त है, तो कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा, फिर भी उसे गिरफ्तार करके उस न्यायालय में लाएंगे और उसे दंडित भी कर सकते हैं और इसके विरुद्ध में कोई अपील नहीं दायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप पे कोई केस होता है तो उसके विरुद्ध में आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मैं ये गलती नहीं किया हूं, फिर भी मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन इसमें जो रॉलेट एक्ट के तहत जो केस होगा उसके विरुद्ध आप अपील दायर नहीं कर सकते कि क्यों हमें सजा मिला। तो इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। आप जानते हैं इसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उम्मीद करता हूं क्लियर आपको दिमाग में सेट हो गया। प्रश्न एग्जाम में आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो सोचिए आपको ऑब्जेक्टिव तो याद करने की आवश्यकता नहीं है और बिना सब्जेक्टिव बनाए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है, कह रहा है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों? आपको बताना है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों? तो इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां से काफी प्रश्न आएगा। कह रहा है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि इसकी 3/4 भूमि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि के लिए यहाँ का मैदान सबसे अधिक उपयुक्त है। उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु तथा सिंचाई के साधन सुलभ है। यहाँ ऋतुओं के अनुसार फसलें बोई और काटी जाती है। इस प्रकार बिहार में 4 तरह की फसलें बोई जाती है, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। सोचिए एक ऑब्जेक्टिव पर तो यहीं से आपको मिल गया। बिहार में कृषि जो है किस अनुसार होता है? तो मौसम के अनुसार। कितने प्रकार के फसल बोया जाता है? तो 4 प्रकार के, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। क्या प्रश्न पूछा था कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों? क्योंकि बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पे टिका हुआ है। इसका 3/4 भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। बिहार का मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है, अनुकूल जलवायु है, सिंचाई के साधन सुलभ है। इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। इतना समझकर आप लिख दीजिएगा, ज्योग्राफी का एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज्योग्राफी से सबसे वीवीआई प्रश्न है, कह रहा है समुच्च रेखाएं किसे कहते हैं? ये प्रश्न आएगा तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि समुद्र की सतह से समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समुच्च रेखा कहलाती है। विभिन्न ऊंचाइयों के लिए विभिन्न समुच्च रेखाएं खींची जाती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। प्रत्येक समुच्च रेखा पर ऊंचाई के अंक अंकित किए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैं कहूंगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि समुद्र से समानांतर, अर्थात कि समुद्र से मान लीजिए किसी स्थान की ऊंचाई माप रहे हैं, यहाँ पे इतना आया, कितना भी हो सकता है 50 मीटर, 150 मीटर, फिर दूसरे स्थान कहीं पे नापे समुद्र तल से उसका ऊंचाई भी इसके बराबर आया, जो रेखा इसको मिलाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्च रेखा। चलिए ये भी प्रश्न आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी ज्योग्राफी से ही है। कह रहा है सड़क मार्ग के किन्हीं 3 गुण का उल्लेख करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा यहाँ से आज के क्लास से कितना ज्यादा सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। कह रहा है सड़क मार्ग के किन्हीं 3 गुण का बताइए कि क्या इसकी विशेषता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल मैं जैसे उत्तर लिखा रहा हूँ ऐसे ही आप उत्तर लिखेंगे, आपका एग्जामिनर 1 अंक भी नहीं काटेगा। तो ये भी आपको सीखना है कि किस रूप में यहाँ पे उत्तर तैयार किया गया है, इसी रूप में आपको परीक्षा में उत्तर लिखना है। तो सड़क मार्ग के 3 गुण निम्नलिखित है, ऐसे ही बिल्कुल
बिल्कुल सटीक उत्तर लिखिएगा। पहला गुण क्या कहता है कि सड़क हमें घर से दरवाजे तक पहुंचाती है, बिल्कुल सही। दूसरा, इन्हें पहाड़ी ढाल, वनों और मरुस्थल के बीच से भी निकाला जा सकता है, तो सड़क को कहीं पे भी पहाड़ी ढाल के बीच, वन में, मरुस्थल में आसानी से बनाया जा सकता है। तीसरा, सड़कों के अभाव में परिवहन एवं अन्य साधन जैसे रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग सभी अधूरे हो जाएंगे। करता हूं आप समझ रहे हैं, सड़क मार्ग की बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न था। विशेषता बताना था, तो सबसे पहला विशेषता क्या था? सड़क हमें घर तक पहुंचाएगा, सड़क नहीं रहेगा तो फिर हम घर तक जाएंगे कैसे? सड़क को कहीं पे बना सकते हैं, जंगल में बना सकते हैं, मरुस्थल में बना सकते हैं, ढाल पर बना सकते हैं, पहाड़ी ढाल पर। और उसके साथ साथ तीसरा विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आप कितना भी रेल पटरी बिछा ले, कितना ही भी आप एयरपोर्ट बना ले, वायुयान बना ले, कितना भी आप समुद्री मार्ग का विस्तार कर लें, लेकिन सड़क के बिना ये सभी अधूरा है। क्योंकि वहां पे जो भी आप पोर्ट इंपोर्ट सामान या आदमी को करेंगे, वो तो सड़क मार्ग से ही ना वहां पे रेल मार्ग पर या वायु मार्ग या जल मार्ग पे पहुंचेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? सड़क मार्ग। बिल्कुल क्लियर, आप अंत तक देखिएगा, आपको क्लास में ही प्रश्न याद हो जाएगा। एक दो बार बस इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर कि ये पॉलिटिकल साइंस है। मैं शुरू में बोल दिया, सभी से जो सबसे वीवीआई प्रश्न उसी की क्लास करेंगे। ऐसे 2-3 सब्जेक्टिव क्लास अगर आप लोग का डिमांड आता है, हम लोग लगातार कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपका सब्जेक्टिव का समस्या आप नहीं बुक पढ़े होंगे, तब इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है महिला सशक्तिकरण पर एक लघु टिप्पणी लिखा था। क्या पूछ रहा है कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? उत्तर सर अपने को इसी तरह लिखना है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है जीवन के विभिन्न स्तर, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक मामलों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना। महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट की बात हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि जीवन के विभिन्न स्तर, जैसे राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, पारिवारिक स्तर पे महिलाओं की सशक्त भागीदारी, अर्थात पुरुष और महिला दोनों का एक समान अधिकार हो, सभी लोग एक समान मिलकर काम करें, कहीं पे लिंग के स्तर पे भेदभाव नहीं हो, इसी को सशक्त करना क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण। भारत में आप देख रहे हैं इसके लिए काफी प्रयास होता है। आपके चुनाव में आरक्षण, जॉब में आरक्षण, हर चीज में आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, अर्थात कि महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। ये भी पॉलिटिकल साइंस है। कह रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? सर क्या वैल्यू है, क्यों हम लोग राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? आप पढ़े होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। किससे हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? तो राजनीतिक दल को। तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। एक और प्रश्न है कि राजनीतिक दल के कार्य बताइए, वो भी आप जरूर अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, या अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो अगले क्लास में उस प्रश्न को करा दूंगा, क्योंकि इस 2 प्रश्न में से एक प्रश्न इस साल आने की संभावना दिखाई दे रहा है। उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न प्रकार से आवश्यक है। पहला आवश्यकता कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक प्रमुख संस्था के रूप में काम करता है। इसके बिना सरकार का निर्माण कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव कौन लड़ता है? कोई भी राजनीतिक दल। कोई वहीं हारेगा वहीं जीतेगा, विपक्ष में राजनीतिक दल ही बैठेगा, पक्ष में सत्ता में चलाएगा सरकार बनाकर, तो राजनीतिक दल रहेगा नहीं, फिर चुनाव होगा नहीं, फिर सरकार बनेगा नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है। दूसरा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं। तीसरा कि विपक्षी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। दूसरा क्या था कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम कर रहा है तो उसके बारे में भी जागरूक करना, लोगों को समझाना कि हमारी सरकार है, जो राजनीतिक दल जीता रहेगा, सत्ता में रहेगा, उसके क्या क्या फायदे हैं गिनाना, लोगों को जागरूक करना, ये भी राजनीतिक दल का काम है। और दूसरा, जो दल हार जाता है, जो विपक्ष में बैठता है, तो सरकार कोई मनमाने ढंग से, आप देख रहे हैं कि कितना आंदोलन हुआ है, क्योंकि सरकार कुछ गलत नीति पारित कर देती है, कोई भी गलत कानून, तो उसके विरोध में विपक्ष ही जनमत संग्रह कराते हैं कि लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके हित में ये कानून नहीं है, सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। तो ये तमाम काम राजनीतिक दल करते हैं, इसीलिए राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है। इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मेरा प्रयास है कि एग्जाम में अब चंद दिन हुए तो आपके लिए ऐसा प्रश्न लाया जाए जिस प्रश्न की इस साल पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक हो। क्या कर रहा है? भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताइए। तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। मैं बिल्कुल सटीक उत्तर लिखकर आपके लिए तैयार किया हूं। ऐसा अगर उत्तर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका पूरा का पूरा अंक मिलेगा कि भारतीय लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तर पर जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संविधान
जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यहाँ की निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय है, यहाँ बालक, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कायम है। ये सभी क्या है? भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? जनता का शासन है। आप जानते हैं हमारे यहाँ चुनाव होता है, कोई भी आदमी 5 साल तक चुनाव में रह सकता है। अगर बीच में कोई प्रधानमंत्री हुआ, कोई भी अगर देश हित में काम नहीं करता है तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। सभी जनता के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ हम भारत के लोग जनता को सबसे प्रमुख बनाया गया है और संविधान में ही हमारे जनता को मौलिक अधिकार दिया गया है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये सभी दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लोकतंत्र से सबसे अलग है और आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत ही है। अगला प्रश्न आ गया आपके इकोनॉमिक्स से, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई? सोचिए, ये प्रश्न अगर आप याद कर लिए तो यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जरूर आएगा। उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया था। ये तो मैं 3 लाइन आपको लिखाया हूं, तीनों लाइन क्वेश्चन है, इससे हर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। ये भी प्रश्न पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब हुआ था, तो ये सन याद रखिएगा 1868। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। की पॉइंट है पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इंडिया, ये पुस्तक किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना किया उसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया था? तो 20 रुपया। तो ये सभी प्रश्न है, VVI प्रश्न, इसको याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें, अर्थात कि सूक्ष्म वित्त योजना का आपको परिभाषा लिख देना है। तो इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिलों में गरीब जरूरतमंद लोग को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। जो स्वयं सहायता समूह हम लोग को पढ़ना है आपके इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म वित्त योजना अर्थात कि माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे लोगों को गांव के स्तर पे, कस्बा के स्तर पे, जिला के स्तर पे, जहां पे बैंक नहीं पहुंच पाता है वहां पे लोगों को इसके माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है। देखिए ये भी प्रश्न काफी VVI है। मैं शुरू में बोल दिया सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है कैसे? तो इसका उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है और जब इस धन को पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है अर्थात उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा रोजगार का अवसर उतना ही बढ़ेगा। अतः रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात देखिए रोजगार और सेवा, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम से या शिक्षा के आधार पर अपना जीविकोपार्जन करेगा, सेवा देगा, उसके बदले में धन एकत्रित करेगा, फिर वो धन करेगा क्या? मार्केट का आप जानते हैं, इसका इकोनॉमिक्स का रूल है कि आप जितना ही ज्यादा लोगों का आय बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा लोग खर्चा करेंगे, खर्चा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही मार्केट में लोग जो भी वस्तु खरीदेंगे उस वस्तु को बनाने के लिए कंपनी को प्रेरणा मिलेगा, कंपनी को प्रेरणा मिलेगा तो फिर वो लोगों को रोजगार देगा क्योंकि उसको अधिक उत्पादन करना है। तो इस प्रकार रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो ये देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आएगा इस साल। तो इसका उत्तर आपको पूरा विस्तार से इस तरह लिखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाई को सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है कि वस्तु के बदले जो हम लोग वस्तु बदलते हैं अर्थात कि मुद्रा का उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मुद्रा प्रणाली से पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वही पूछ रहा है कि उसमें क्या क्या कठिनाई है। तो पहला कठिनाई कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब क्या है कि वस्तु में चूंकि हमको वस्तु को लेकर वस्तु देना है तो इस प्रणाली में दो व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिससे वे अदला बदली कर सके, लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को चावल देकर उसके बदले में उससे गाय लेना है, तो ये जरूरी नहीं है जिसको चावल से गाय बदलना है तो उसके पास गाय हो या उसके पास चावल हो। तो ये सबसे पहला कठिनाई है। दूसरा कठिनाई कि मूल्य के मापक में अभाव, क्योंकि आप जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु के मूल्य का मापना कठिन है। इसमें एक पक्ष को लाभ तो दूसरे पक्ष को हानि भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि किसी वस्तु के बदले कितनी मात्रा में दूसरी वस्तु ली जाएगी यह मालूम करना कठिन होता है। आप समझ पा रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली के समय क्या था? मुद्रा था ही नहीं। अभी आसान है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक कलम है, आपके
आपके कॉपी का मूल्य है 20 रुपया, मेरे कलम का मूल्य है मान लीजिए 5 रुपया, तो कहिएगा चलिए हमें कॉपी देंगे, आप 4 हमको कलम दीजिए, ठीक है, किसी को लाभ हानि नहीं हुआ। लेकिन ये 20 रुपया 5 रुपया क्या है, मुद्रा है, ये तो है ही नहीं, मुद्रा उस समय था ही नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, तो कलम का आपका कॉपी का मूल्य कितना है, मूल्य किस में लगाते हैं, मुद्रा में, मुद्रा नहीं है। तो हो सकता है आप गाय है, हम कहेंगे नहीं हमारे पास चावल है, हम 1 किलो चावल के बदले कितना, आपके गाय के बदले कितना चावल दे, तो इसमें एक को लाभ होता था, एक को हानि, तो मूल्य मापक का भी अभाव था मुद्रा से पहले। तीसरा कठिनाई आपको लिखना है कि वस्तु को संग्रहित करना कठिन था। इस प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती है, जिसमें वस्तु को संग्रह करना कठिन हो जाता है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो जल्द ही नष्ट होने वाली होती है। जैसे एक उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें पैसा नहीं है, तो 1 केजी सोना लेना है। 1 केजी सोना के बदले में उसके पास सिर्फ दूध है, वो कितना लीटर आपको दूध देगा, मान लीजिए 500 लीटर, 500 लीटर ही वो आपको दूध दे रहा है। 500 लीटर दूध आप करेंगे क्या, वो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। तो ये भी कठिनाई था क्योंकि उसमें पैसा था नहीं। चौथा कठिनाई कि भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई। इस प्रणाली में भविष्य में भुगतान नहीं किया जा सकता है। यदि कोई एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है तो केवल बहुत आवश्यक वस्तुएं को ही ले जाता है। जैसे देखिए इस समय क्या है कि आपके पास कितना भी संपत्ति है, आपको उस गांव से, उस शहर से छोड़कर दूसरे जगह जाना है, दूसरे देश जाना है, तभी आप आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि क्या करेंगे, आप उस पूरे संपत्ति को पैसा में कन्वर्ट करेंगे और पैसा आसानी से अपने अकाउंट के माध्यम से, या पैसा ले जाना आसान है, उसे लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन सोचिए जब वस्तु था तो आपको उसको किस रूप में बदलेंगे, वस्तु कितना ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो उसको किस रूप में लेकर जाएंगे। तो ये तमाम कठिनाई था वस्तु विनिमय प्रणाली में, और इन सभी कठिनाइयों का मुद्रा का आविष्कार जो है इन सभी कठिनाइयों को समाप्त कर दिया। तो यही आपको पूरा विस्तार से उत्तर लिखना है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपदा प्रबंधन से है, कह रहा है सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के लिए उपाय का वर्णन करें। ये भी देखिए आपदा प्रबंधन से आप जानते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएगा। तो इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसे मैं आपको आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए कि सुनामी कैसी आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा। यह एक जापानी शब्द है जो 2 शब्द से सु और नामी से मिलकर बना है। ये भी पूछता है कि सुनामी कैसी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा, या किस देश का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का, और किस किस शब्द से मिलकर बना है, तो सु और नामी। सु का अर्थ क्या है, तो बंदरगाह, और नामी का अर्थ क्या है, लहरें। इसमें लहरों की एक श्रृंखला निर्मित होती है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से जल बहुत तीव्र गति से तट की ओर विस्थापित होता है। सुनामी लहर समुद्र तल पर आने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। भी पूछता है कि सुनामी लहर क्यों उत्पन्न होता है, तो समुद्र में आने वाले भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। अब आगे पूछा था कि सुनामी से बचाव के उपाय बताइए, तो यहाँ पे लिखिएगा कि सुनामी से बचाव के निम्नलिखित उपाय है, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तब ऐसे पॉइंट में लिखना है आपको कि तटवर्ती क्षेत्र पर वृक्ष का रोपण करना, ये भी उपाय है। दूसरा उपाय है कि उपग्रहों के उपयोग से सुनामी की चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा, मकान को भूकंप और सुनामी रोधी होना चाहिए। ये 3 उपाय हम अपनाकर सुनामी से बच सकते हैं। करता हूं आपको कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न का नॉलेज हुआ होगा, और इतना प्रश्न आप याद करते हैं तो यहाँ से तमाम प्रश्न एग्जाम में आएगा। उसके साथ साथ यहाँ से सोचिए कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप खुद देख पा रहे हैं। सब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया, कितना ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड था ये भी आपका तैयार हो गया। तो ऐसे ही अगर आप एग्जाम में कम समय, हम लोग काफी ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर चुका है, ऐसे ही अगर सभी विषय का आप सिर्फ सब्जेक्टिव की क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि क्लासेज आपके लिए चलता है। जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास की चर्चा फिर कल 6:30 PM पे करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इन सभी प्रश्नों को बार बार देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।